देखिए हमारे पास जो अभी तक क्वेश्चन आया है 5, 6 ये सब आया है ना। 5 के पहले कोई क्वेश्चन नहीं आया है। 5 आया है, 6 आया है। यानी एनसीईआरटी बुक में कौन कौन क्वेश्चन बताना है वो समझ लीजिए। हमारे पास जो आया 5 आया है, 6 आया है, 5, 6 के बाद तो 8, 9 भी है। 7 नहीं है, 8 है, फिर 9 है, फिर ठीक है, इसके आगे फिर नहीं है इधर। फिर एक ही बार फिर जो है आपका कितना नंबर है, 11, 12, 14 है। 11, 12, 14 है, ठीक है। 11, 12, 14 है, 15 भी है, 18 भी है, 17 भी है। चलिए हमारे लिए खाते में बहुत है ना। फिर जो है आपका बहुत सारा है, देख लेते हैं। 20 भी है, 24 भी है, 20 है, 24 है। और कोई किन्हीं को पूछना है? 24 है, जल्दी से 22 बोलिए। सर। बोल के नहीं, भेज करके। सर वैसे नहीं भेजे दिखाएगा, थे। ठीक है। चलिए और किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है इधर। चलिए तो इतना क्वेश्चन आज हम बता ही देते हैं फटाफट, टेंशन मत लीजिए, है ना। देखिए और अगले क्लास में हमको सारा का होमवर्क चाहिए, मतलब कि 4 तक कोई नहीं पूछे हैं, लेकिन हमको 4 भी सभी के कॉपी में बना होना चाहिए। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका एनसीईआरटी बुक 5 नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है। 5 नंबर प्रॉब्लम है, कहता है अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। कहता है कि ये टैंक ऑफ वाटर है जिसमें पानी ही पानी भरा हुआ है, पूरा ही वाटर वाटर भरा हुआ है। कहता है एक बल्ब है इसके नीचे रखा हुआ है, यहाँ पर लाइट का सोर्स है जो 80 सेंटीमीटर नीचे है। कहाँ से? यहाँ सरफेस ऑफ वाटर से 80 सेंटीमीटर ये बल्ब रखा हुआ है यहाँ पर, देख लिए ध्यान से। फिर कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। देखिए जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है 4 आपका 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4/3। तो याद कीजिए ये किनका नंबर क्वेश्चन था, बोलिए जल्दी से। माइक ऑन कीजिए जिनका क्वेश्चन था ये, नहीं तो बताएंगे नहीं, अभी भी हम छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, मुस्कान आपसे एक क्वेश्चन है। आप बताइए जब लाइट सोर्स डेंसर मीडियम में हो तो लाइट जब बाहर निकलता है तो सर्कुलर इंटरफेस से निकलता है, उसका रेडियस का फॉर्मूला बोलिए आप, जल्दी से बोलिए। बोल रहे इनको नहीं याद है? चलिए बोलिए जल्दी से रेडियस का फॉर्मूला। नहीं याद कीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिए लाइट सोर्स, आप नहीं कोई बोलिएगा, आप देखिए ध्यान से, हम इधर करते रहे हैं। देखिए यहाँ से लाइट जब निकलेगा तो सर्कुलर इंटरफेस से निकलता था। देखिए इसका डेरिवेशन किए थे हम और बोले थे एनसी उस समय भी कि एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है। ये रेडियस होता था, ये डेप्थ होता था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था। तब रेडियस का फॉर्मूला था d/√μ² - 1। याद कीजिए फॉर्मूला था रेडियस का। तो एरिया का क्या होगा फॉर्मूला? एरिया होता है πr² होता है, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो पाई, और आर का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा d², और पाई रूट गायब हो जाएगा μ² - 1। देखिए जिनको अब बनाना है इसके बाद सॉल्यूशन खुद करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत जब तक करेंगे नहीं तो अब तक काम कैसे चलेगा, खुद बताइए।
इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन भी पूछे हैं कोई। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रिज्म इज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब प्रिज्म जो बना हुआ है ग्लास का बना हुआ है जिसका अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, ठीक है। A parallel beam of light incident on a face of prism, the angle of minimum deviation measured to be 40 डिग्री। यानी क्वेश्चन में दे दिया कि ये प्रिज्म है ना। प्रिज्म पर जब लाइट गिरता है, बहुत लोग तो जानते हैं, बिना सोचे समझे हमको लगता है क्वेश्चन पूछ दिया है। जब रे इधर जाता था तो याद कीजिए डेविएशन होता था, तो डेविएशन का मिनिमम एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। What is the refractive index of material if refracting angle of prism? तो refracting angle of prism को ये कहते हैं, ये वाला कहते हैं। यानी ए बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 डिग्री, तो कहता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए कि आपका क्या होगा, किसका? प्रिज्म का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और कहता है व्हाट इज द रिफ्रैक्ट, दो क्वेश्चन है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होगा, यानी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन डेल मीन प्लस ए बाई 2 फार्मूला के अंदर, और साइन ए बाई 2 फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कदाचित, याद भी किए होंगे। म्यू ग्लास बराबर आ गया, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए ये है 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री और ये है 60 डिग्री, तो 60 और 40 कितना हो गया? 100 हो गया। अब बटा 2 तो साइन 50 डिग्री हो गया। और देखिए ये बराबर कितना है? 60 डिग्री है, तो 60 बाई 2 क्या हो गया? साइन 30 डिग्री हो गया। देख लीजिए ध्यान से। देखिए साइन 50 का वैल्यू तो पता नहीं है, तो बिना कैलकुलेटर का बनेगा नहीं, है ना। ऐसे साइन 53 का वैल्यू 0.8 होता है, तो उससे कम होगा इसका वैल्यू 0.75 के आसपास होगा, तो 0.766। चलिए कोई बात नहीं है, आप निकाले हैं, हमको याद है 0.75 है, मान लेते हैं। अब बाई कितना? साइन 31 बाई 2, तो 1/2 कीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा। देख लीजिए, है ना, 1.5 के आसपास आएगा आंसर। हम एग्जैक्ट ले रहे हैं, मतलब कि अपने मन से ध्यान से समझ लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी इसका है, सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में कहता है अगर इस प्रिज्म को पानी में डुबा दीजिएगा, कहां डुबा देना है? पानी में। अगर इस प्रिज्म को पानी में डुबा दिएगा तो फिर देखिए न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तब पानी में डुबा दीजिएगा तो देखिए याद कीजिए म्यू ग्लास बाई म्यू वाटर हो जाएगा यहाँ पर, आई इक्वल टू होगा साइन डेल मीन। अब की बार ये निकालना है प्लस ए, तो 60 डिग्री और बाई 2 ऐसे कर दीजिएगा, और साइन ए बाई 2 यानी 60 बाई 2। देख लीजिए ध्यान से, 60 डिग्री बाई 2, यानी आप बात समझिए। अब यहाँ हम इसका रिफ्रैक्टिवनेस निकाल दिए हैं, वाटर का अब की बार दे दिया, क्योंकि इस सिस्टम को पानी में डुबा दीजिएगा। तो याद कीजिए रिफ्रैक्टिवनेस का मेन फार्मूला आया था μ2 बाई μ1 आया था, या म्यू ग्लास बटा म्यू मीडियम बराबर ये फार्मूला था। उसको अगर नहीं समझ पाए थे उस समय तो अभी समझ लीजिए, है ना। वो फार्मूला जो था हवा में था, तो सिर्फ म्यू ग्लास होता है फार्मूला में। ये फार्मूला जो है कब? जब हवा में है तब एयर एज ए मीडियम, जब मीडियम को आ जाएगा तो ये फार्मूला होगा और वही लिखाएगा। तो पानी में डालिए चाहे कहाँ डालिए, क्या प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल तो कभी नहीं बदलेगा, बदलेगा मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन बदलेगा, तो देख लीजिए अब यहाँ से डेल्मिन निकालना है, आपको सब कुछ पता है, तो डेल्मिन फट से अब निकल जाएगा। देख लीजिए आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला, बस इतना ही समझ लीजिए अब, ठीक है। इसके आगे सॉल्यूशन खुद करना पड़ेगा। तो देखिए ये दो क्वेश्चन है जो हम बता चुके हैं, आप बात समझ भी लिए होंगे अच्छी तरह से। देख लीजिए सबको सॉल्यूशन भी करना है, ध्यान से देखना भी है, बस इतना ही समझ लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ 8, 9 आप लोग कम से कम पढ़िए अभी, है ना। 8, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एट 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, है ना। 8, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 8 और 9 नंबर। चलिए तो मैं 8 नंबर पर अब आता हूं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कहता है बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट ए पॉइंट P, नाउ अ लेंस प्लेस्ड एट अ पाथ ऑफ कन्वर्जिंग बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम A
at what point does the beam of converge if lens is convex of focal length 20 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे यह क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ था और ये क्वेश्चन हम असाइनमेंट में बता चुके हैं। समझ गए ना बात को। उसमें 15 और 10 दिया था, उसमें फोकल लेंथ निकालना था 15 10 दे करके, इसमें क्या किया फोकल लेंथ दे करके पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। ऐसे मैं दोनों में से 2 क्वेश्चन इसमें से है, उसमें से एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। यानी 1 नंबर में कहता है बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट पी। कन्वर्ज का मतलब आपको पता होगा कि बीम ऑफ लाइट एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। कन्वर्जिंग का मतलब यही होता है बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, और दिस इज द पॉइंट पी। ये क्या है पॉइंट पी। लाइट ऐसे आके मिल रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। यानी क्या कीजिए, घर में भाई बहन मिलकर 2 टॉर्च लीजिए और दोनों टॉर्च से लाइट को एक जगह कन्वर्ज कीजिए, आप बीच में वो ग्लास ला के रख दीजिए। अब देखिए कन्वर्जिंग पॉइंट में क्या अंतर होएगा। तो वही यहाँ पूछ रहा है 8 में कि आपका जो है ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट पी, नाउ अ लेंस प्लेस एट अ पाथ ऑफ कन्वर्जिंग 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ लेंस इज कन्वेक्स। तो ए नंबर हम बना रहे हैं 8 का ए। कन्वेक्स लेंस इसके पाथ में लाके रख दिए ऐसे। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। लेकिन वो रखा गया जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। जहां से पी पॉइंट था वहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था। तो कहता है अब नया जो है किस पॉइंट पर कन्वर्ट करेगा ये बताइए, जबकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब बताइए, आप लोग ध्यान से समझिएगा और जो पूछ रहे हैं बताइएगा। अब यह रे ऑफ लाइट पी से राइट में आगे जाके कन्वर्ज करेगा कि पीछे और कन्वर्ज कर जाएगा? बोलिए जल्दी से सोच करके। अब यह पी पॉइंट जो है आगे जाके और कन्वर्ज करेगा कि पीछे कन्वर्ज कर जाएगा? पीछे होगा, क्योंकि इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। ये तो खुद कन्वर्ज करता है रे को। तो रे को जब खुद कन्वर्ज करता है तो याद कर लीजिए कि अब यहाँ क्या होगा, जब रे को ये खुद कन्वर्ज करता है तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब ये रे को खुद कन्वर्ज करेगा तो रे को और पहले कन्वर्ज करा देगा। क्या करवा देगा? पहले और। यानी रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से पहले और जाके ऐसे कन्वर्ज कर जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। मतलब रे ऑफ लाइट को ऐसे कर दीजिए, ऐसे, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आके मिल जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा डॉटेड लाइन। अब ये हो गया डॉटेड लाइन, समझ जाइए। क्योंकि ओरिजिनल में जब लेंस आ गया तो रे जो है यहाँ कन्वर्ज करेगा, ये आपका बनेगा, और ये होगा आपका इमेज, और ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। चलिए, तो सब लोग को बात में समझ में आ गया है? बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पूछ रहे हैं कि बताइए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिखें? सर +12 सेंटीमीटर। सर 12 12 सेंटीमीटर प्लस में लेकिन माइनस में? माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में सर प्लस में ओनली प्लस लेंगे, क्योंकि याद कीजिए रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा था, रे ऑफ लाइट इधर से जा रहा था, याद कीजिए। तो यहाँ लेंस पर हाथ रखिए, तो जिधर से रे आता है उधर सब कुछ निगेटिव, और जिधर को रे चला जाता है उधर सब कुछ पॉजिटिव। यानी कि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ फोकल लेंथ जो है लेंस का वो +20 लिखा हुआ है, और फोकल लेंथ आपको निकालना है। तो लेंस फार्मूला में होता है 1/v - 1/u = 1/f। याद कर लीजिए। तो 1/v बराबर होता है 1/f + 1/u, और ये होता है uf, और u + f होता है, इसलिए v बराबर हो जाएगा uf और u + f माइनस होगा ना। सॉरी सर। ठीक है, तो बात समझ लीजिए, बात ध्यान से समझ में यहाँ पर। तो अब हो गया uf हो गया। तो uf जब हो गया तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये 20 है, तो 12 गुने 20 बाई 12 + 20। देख लीजिए, अब आप समझ सकते हैं कि 12 गुने 20/32 आ गया।
तो देखिए 4 तिया 12, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 7.5 सेंटीमीटर आ गया प्लस में। देख लीजिए ध्यान से 7.5 सेंटीमीटर। अब वही जब कनकेव लेंस लगाइएगा तो रे आगे जाके मिलेगा, वो वाला कंसेप्ट आप बनाइएगा, क्योंकि एक हम बना दिए हैं। बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं बार बार, जो है ना। यहाँ पर जो है आपका देखिए, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बारी करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है आपका 9 नंबर भी है क्वेश्चन मेरे लिए है, ठीक है। An object of size 3 centimeter is placed at 40 centimeter front of concave lens of focal length. Describe image produced by the lens. What happens if object move further away from the lens? देखिए ये क्वेश्चन जो पूछे होंगे क्या करते होंगे पता नहीं, कितना बेवकूफ है पता नहीं है ना। 10th क्लास का एक क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहे हैं। चलिए लिख देते हैं, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर साइज है उसका, प्लेस एट 14 कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्या है? कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो कनकेव लेंस जो है यहाँ पर देख लीजिए ऐसा होगा, और इसका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर सबसे पहले लिख लेते हैं। फिर क्वेश्चन में जो कह रहा है आपको वो बात समझिए, है ना। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। आपका 14 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, ये 14 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 3 सेंटीमीटर है। तो कहता है क्वेश्चन में निकालने के लिए, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, व्हाट हैपेंस इफ लेंस मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अवे फ्रॉम द लेंस जाएगा तो क्या होगा, इस बात को पूछ रहा है। 21 है। अच्छा ठीक है 21 कर देते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है आपका 21 है, ठीक है। आप बताइए इस क्वेश्चन को बनाने में कितना कष्ट है वो हमको नहीं पता है। हमको जब भी निकालना है तो लेंस का फॉर्मूला अभी यहाँ देखिए डिराइव किए थे, देख लीजिए। तो भी बराबर लेंस में होगा यू एफ आर प्लस यू प्लस एफ। अब देखिए यहाँ u जो है -14 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, तो -14 -21, देख लिए ध्यान से, ठीक है। और यहाँ -14 और प्लस -21 ये भी हो जाएगा, दोनों है तो दोनों यहाँ निगेटिव है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो v बराबर जो होगा आपका क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कि हो जाएगा आपका 14 गुने 21 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा माइनस में वो भी। अब देखिए 7 दूनी 14 होता है और 7 पचे 35 होता है। अब हो गया आपका 42 -42 अब बाई क्या हो गया आपका -42 बाई आपका हो गया 5 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, -42 बाई क्या हो गया आपका 5 हो गया। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो -42 बाई 5 हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं बात को कि माइनस में आ गया ये, तो गुना भाग कर लीजिए, 8 पचे 40, 8 सेंटीमीटर हो गया और 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। -8.4 सेंटीमीटर आपका आ गया, देख लिए ध्यान से। अब कहता है कि इसका पोजीशन नेचर बताइए। तो बताइए जब माइनस साइन है इसका मतलब ये इमेज इधर बनेगा, तो ये वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा, यानी रे ऑफ लाइट इधर से जाएगा ऐसे, है ना। और ये तो डाइवर्जिंग है, पैरेलल जा रहा है, तो ये डाइवर्ज करेगा तो रे ऑफ लाइट ऐसे भाग जाएगा, और जबकि इमेज का पोजीशन ये हो जाएगा आपका। याद कर लीजिए इमेज का पोजीशन आपका ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें निकालना हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो हाइट और मैग्निफिकेशन बराबर यहाँ फार्मूला होता है v/u होता है लेंस में, मिरर में -v/u होता है, और लेंस में क्या होता है v/u होता है। तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, इक्वल टू -v, तो -42 बाई 5, u कितना था तो -14 था, देख लीजिए ध्यान से। अब जो हो गया 3 बार का कट गया, तो देख लीजिए यहाँ पर हो गया हाइट ऑफ इमेज जो लिखिएगा आप आपका, तो ये 3 बार का कट जाएगा
तो 9/5 आ जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं 1.8 हो जाएगा सेंटीमीटर हाइट हो गया। और हाइट पॉजिटिव आया मतलब हाइट आपका सीधा ही बनेगा, इस तरह से बनेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो है किस तरह का इमेज बनाया, कैसा लेंस बताइए। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है और हम शुरुआत में सब करवा दिए थे, समझ गए ना। बिना सोचे समझे क्वेश्चन मत पूछा कीजिए, बना के भेजिए। और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो भारी भारी है ना वो पूछे ही नहीं आप लोग, और हम बताएंगे ही नहीं, क्योंकि जितना पूछा जाए उतना ही काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। देख लीजिए, अगर इन सभी में किन्हीं को थोड़ा भी डाउट है तो बोलिए, हल्का भी डाउट है तो बतला सकते हैं आप लोग। देख लीजिए, एकदम आराम से देखिए, कोई कष्ट नहीं होगा, सिंपल समझिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब आप लोग की बारी है। 11 मैग्निफिकेशन वाला फिर से बता दो। क्या मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का बराबर होता है V/U। लेंस में V/U और मिरर में -V/U फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना था और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर दिया था तो 3 सेंटीमीटर लिख दिए। और V के बदले ये वाला लिखे थे, तो यहाँ लिखने में थोड़ा गुना भाग में टेंशन हो जाता, तो क्या किए हम ये वाला V लिख दिए -42/5। और U के बदले -14, ये 3 बार के कट गया और 3 3 जा 9/5 आ गया, 1.8 सेंटीमीटर प्लस में आ गया। और कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं तो 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कितने नंबर क्वेश्चन पर? 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित करना है। उसको एक बार पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11-12 में से तो कोई एक ही हमको बताना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन है। चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित करते हैं 11 नंबर पर, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो, ठीक है। देखिए कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझिए, ये सब आपका जेईई मेन एडवांस और नीट सब में आया हुआ ये सब क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन बनेगा भी नहीं कभी लाइफ में, समझ लीजिए। क्योंकि 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, आपको फार्मूला से, देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, जनरली जो पिछले क्लास में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का फार्मूला डिराइव किए थे ना, उस फार्मूला का जनरली यूज खासकर माइक्रोस्कोप वाले में नहीं होता है। टेलीस्कोप वाले में होगा फार्मूला यूज, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से क्वेश्चन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से बनाया जाता है। सिंपली समझ लीजिए एकदम अच्छी तरह से, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। देखिए हम समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन में जो है ना आपको टाइम देंगे। और ऐसे भी 11th में भी 2 प्रॉब्लम है, हम एक प्रॉब्लम बनाएंगे, दूसरा प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ेंगे, आप तुरंत बना के फिर भेजना है। ध्यान से समझिएगा, ए नंबर हम बनाते हैं, भारी वाला हम बनाते हैं, आसान वाला आपको छोड़ देंगे। देखिए कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप बताइए आगे कौन सा लेंस होता है, बड़ा लेंस की छोटा लेंस? छोटा। आगे छोटा लेंस होता है, आगे छोटा लेंस होता है और पीछे बड़ा लेंस होता है, ये बात याद कर लीजिए, है ना। तो छोटका लेंस का नाम क्या है ये बताइएगा आप लोग, क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको आई पीस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आई पीस कहते हैं। देख लिए ध्यान से, आई पीस लेंस कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 11 नंबर में, ध्यान से देखिएगा, तो कहता फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव का, यानी कि F0 जो दिया हुआ 2 सेंटीमीटर दिया फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन में दे रहा है ऐसा। आई पीस का जो फोकल लेंथ है ना वो दे रहा है 6.25 सेंटीमीटर दे रहा है। देख लिए ध्यान से, जो डाटा दे रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिगर के बिना ये क्वेश्चन बनेगा। कहता है डिस्टेंस बिटवीन जो है दोनों लेंस जो सेपरेट है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 जो सेंटीमीटर है, ध्यान समझिएगा, ये 15 सेंटीमीटर है, दोनों लेंस के बीच का दूरी है। इस बात को पहले समझ लीजिए, यानी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है जो 15 सेंटीमीटर है। फिर से सुन लीजिए, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जो है 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहता है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट शुड एंड हाउ फार फ्रॉम ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस
इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज एट लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल इमेज जो है लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बनना चाहिए, ये क्वेश्चन में करा है ए नंबर में। फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए, तो लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बनना चाहिए। इस बात को कह रहा है क्वेश्चन में बनाने के लिए। तो आप बताइए फाइनल जो लेंस है, कौन लेंस है जो फाइनल इमेज बनाता है, आप लोग बताइए अब जल्दी से, बोलिए जल्दी से। आई पीस बनाता है। तो आई पीस से इमेज का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये बोलिए। फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और भी पूछ रहे हैं, आई पीस लेंस है जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है। तो आई पीस लेंस है जो रियल इमेज बनाता है कि वर्चुअल इमेज बनाता है, पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए। हमको क्वेश्चन आंसर याद है, आंसर से हमको मतलब नहीं है ना, हमको आंसर से मतलब नहीं। आंसर 2.5 सेंटीमीटर आता है, आंसर याद है, लेकिन हमको उस आंसर से मतलब नहीं है, हमको समझाने से मतलब आपको कि आप समझ क्या रहे हैं। तो पहले माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट को भी पकड़िए, है ना। तो ये हमेशा फाइनल इमेज बनाएगा और ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसा बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो हम रेड कलर उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेड कलर उठा रहे हैं। और आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट यहां था, तो पहली बार रे ऐसे जा करके और इससे ऐसे जा करके और इससे ऐसे जा करके पहली बार इमेज जो है मतलब कि पहली बार जो इमेज है ना, पहली बार जो इमेज है ऐसे बनाया था। मतलब यहाँ पर पहली बार इमेज बनाया था, याद कर लीजिए। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो पहली बार इमेज यहाँ बना था, अगर ए बी था ये, और तब ये ए डैश बी डैश होता था, याद कर लीजिए। और यह जो इमेज बनाता था वो इमेज इधर बनाता था, याद कीजिए, ऐसे कहीं, याद कर लीजिए। ये जो इमेज बनाता था इसके द्वारा, इस लेंस के द्वारा इमेज कहीं यहाँ बनता था ऐसे वर्चुअल, और ये होता था ए डबल डैश और बी डबल डैश। पहले डायग्राम को दिमाग में सेट कीजिए, तब क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। तब आपका दिमाग एकदम, कहते हैं ना बिहारी भाषा में, भन भन काम करेगा, वही करेगा। और नहीं तो सीधा सीधा फॉर्मूला रख के जाइएगा ना, तो यहाँ फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनता है। थ्योरी को भी ध्यान से समझिए। यहाँ अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, फॉर आई पीस लेंस के लिए स्टडी करना है पहले, क्योंकि आई पीस फाइनल इमेज बना रहा है। तो आई पीस लेंस के लिए, आई पीस लेंस के लिए स्टडी कीजिए। तो आई पीस लेंस का फोकल लेंथ जो है 6.25 सेंटीमीटर है। आई पीस से जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है, VE कितना है। तो डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में प्लस लूं या माइनस लूं, अब मेरे को पता नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं। माइनस माइनस चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को पकड़ के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि फाइनल लेंथ जो है, फाइनल जो है इमेज बन रहा है फोकल किससे, आई पीस से 25 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिए। अब आपको ये बताना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो लिखिएगा 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। याद कर लीजिए। अब देख लीजिए ध्यान से कि क्या होगा। और यहाँ पर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, ये बताना है ध्यान से। एक बार में सही, गलत जवाब नहीं आना चाहिए। निगेटिव लेंगे सर, इसलिए कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बना रहा है। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना रहा है, इसलिए निगेटिव होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और तब हमको UE निकालना है। तो 1/UE इक्वल टू होगा 1/VE माइनस 1/FE। तो VE FE और FE माइनस VE, फार्मूला निकाल दिए पहले। और तब तो मैं इधर से ही बनाऊंगा, क्योंकि इतना जल्दी ये सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। तो आपका बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि UE का जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, UE बराबर FE माइनस VE
डिवाइड सॉरी यूई में लिखेंगे तो इनटू हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका एफ ई माइनस वी, एफ ई माइनस वी। देख लीजिए ऐसे आ गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, एफ ई का जो वैल्यू है आपका 6.25 है और वी ई जो है आपका -25 है। क्या है? माइनस, यहाँ लिख देते हैं -25 है। और एफ ई जो है आपका क्या है? एफ ई जो है 6.25 है, 6.25 है और ये भी जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 25 हो गया। देख लिए ध्यान से। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, तो यहाँ होगा -6.25 इंटू 25 और 31.25। देख लिए 31.25 आ गया। अब आपको पता है इससे 5 बार में कटता है। देख लिए 6 × 5 = 30, 5 बार कट गया, 5 आ गया, यानी आंसर आ गया -5 सेंटीमीटर। क्या आ गया? -5 सेंटीमीटर आ गया। बात समझ लिए अच्छी तरह से। कितना आ गया? -5 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि आपको दिमाग पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर का यू ही आ गया। तो फॉर कन्वेक्स लेंस, सॉरी फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए चलिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए चलिए। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए भी नॉट कितना होना चाहिए बताइए जल्दी से। जबकि इसके लिए यू ई जो आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया है। -5 मतलब उधर ही इमेज बना है जिधर ऑब्जेक्ट है। बताइए जल्दी से, कोई अगर जल्दी से फास्ट 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर ही होगा इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 10 सेंटीमीटर। चलिए इमेज डिस्टेंस इसका निकालते हैं। इमेज डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जेक्टिव का, ये बताना है। भी नॉट बराबर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। 50 - 5 होगा। 100% गलत है। 15 माइनस भी नॉट। देखिए 10 होगा। यहाँ से यहाँ तक 15 है, 15 में से 5 घटा दीजिए तो दिस इज द भी नॉट। ये भी नॉट है, याद कीजिए यही भी नॉट है। तो ये अगर भी नॉट है तो 15 में से 5 घटा दीजिए 10 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 15 - 5, यानी इसको मैं घेर देता हूं, ये नहीं है आपका, ये क्वेश्चन के नंबर है। 15 - 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। और यो भी प्लस में आएगा क्योंकि जिधर इमेज है उसका, जिधर ऑब्जेक्ट उसका उल्टा में इमेज बन रहा है, इसके लिए ये प्लस 10 सेंटीमीटर हुआ। अब फिर से आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए अभी अभी निकाले थे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट, आपकी बार ऑब्जेक्टिव है इसलिए यू नॉट, तो एफ नॉट भी नॉट डिवाइडेड बाई क्या लिखिएगा? एफ नॉट माइनस भी नॉट, ये लिखिएगा। अब देखिए एफ नॉट जो है आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर बटा 2 सेंटीमीटर अब -10 सेंटीमीटर। देख लीजिए ध्यान से। अब यू नॉट बराबर आ गया 20 बटा -8 सेंटीमीटर, यानी -2.5 सेंटीमीटर। देख लीजिए ध्यान से। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट अगर 2.5 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो यह लेंस जो है फाइनल इमेज 25 पर बनाएगा। अब अपने दिमाग में थोड़ा रिवाइंड कीजिए थ्योरी किसका? आपका माइक्रोस्कोप का, और देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। वहां पर जो मैग्निफिकेशन निकाले थे वो सब का कोई यूज यहाँ पर नहीं आया और सीधा आपको 10th क्लास के लेंस के फॉर्मूला से बन गया, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में यही होता है कि आपका फर्स्ट लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन बना दिए, देख लीजिए। और अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो हमको बता दीजिए। सर वहाँ पे वो फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों लिए हैं? कहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव लिए हैं? कहीं इस तरफ जो सॉल्यूशन किए फोकल हैं। लेंथ नेगेटिव नहीं लिए हैं, ये 25 के बदले यहाँ लिखे हैं। लीजिए आप खुश हो जाइए, ठीक है। उसके बदले लिख दिए थे डायरेक्ट, जिसमें बोल रहे थे उसमें सुने नहीं है आप। और बोलिए, और कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को तो बोलिए। एकदम क्लियर क्रिस्टल के जैसा दिख रहा होगा सब कुछ, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक पार्ट और था, कहता है कि फाइनल इमेज यदि इन्फिनिटी पर बनेगा, इसी क्वेश्चन में फाइनल इमेज यदि ये इन्फिनिटी पर बना दे तब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिएगा?
क्वेश्चन देखिए और सॉल्यूशन समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, अब जब सॉल्यूशन समझ गए हैं तो हमको इसको रखने से कोई फायदा तो है नहीं, ये बात आप समझते होंगे अच्छी तरह से। देखिए, अब इसके बाद वो क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, इसी तरह से बनेगा। होमवर्क समझिए आपके लिए, बस इतनी सोच लीजिए, पढ़ने वाले के लिए हिंट जरूरी है, ना कि पूरा सॉल्यूशन करके हम दिखा दें। नहीं तो बोलिएगा सॉल्यूशनों करके दिखा देंगे, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो करके दिखा दें। बोलिए, कोई भी है वो बोलिएगा तो हम करके दिखा देंगे। बी पार्ट भी बता दें, बोलिए जल्दी से। किन्हीं को अगर पूछना है तो जल्दी, नो सर नहीं, यस सर वाले जवाब देंगे। किन्हीं को पूछना है बी पार्ट, एकदम बता देंगे तुरंत 1 मिनट के अंदर। चलिए, तब किन्हीं को नहीं पूछना है तो इसको मिटा देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तब आप लोग। अब जब नहीं पूछना है तो हम क्या करें? ऐसे उसका आंसर तो 2 लाइन में निकल जाता, इसमें तो कैलकुलेशन थोड़ा था, उसमें कैलकुलेशन नहीं है बी पार्ट वाले में। प्रणव श्री कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर बता ही दीजिए तो। बता ही दें? अच्छा, वेरी गुड, जरूर बता देते हैं। तो फिगरवा मिटाने के बाद बोलते हैं आप। चलिए, 11 का भी पूछ दिया कि सर 11 नंबर का 2 बता ही दीजिए, तो लाइए बता देते हैं बी पार्ट। देखिए, फट से अब बना देते हैं क्योंकि समझा हुआ है सब कुछ, टेंशन नहीं लेना है। ये F0 2 सेंटीमीटर था, Fe जो था आपका 6.25 सेंटीमीटर था। और आई पीस के लिए चलिए, आई पीस के लिए चलिएगा। कहता फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है, तो आपको पता है कि यू जो होगा 6.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अगर फोकस पर रहेगा ऑब्जेक्ट तभी ही इमेज, यानी कि यहां से ऐसे ले जाइएगा और जो इमेज ये बनेगा, ये इमेज जो बनेगा इसके द्वारा ऐसे ले जाइएगा, इसके फोकस पर बनेगा। मतलब कि हम ये कह रहे हैं इसके द्वारा जो V0 होगा ना, इसके द्वारा UE होगा। अगर UE जो होगा ये इसके लिए Fe के बराबर होगा, तभी ये इन्फिनिटी पर इमेज भेज पाएगा। यानी किसी लेंस के फोकस पर जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तभी उसको इमेज इन्फिनिटी पर, इसे डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन का UE निकाल दिए हैं। अब फॉर कन्वेक्स चलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए चलेंगे। देखिए, उसमें कंसेप्ट लगा दिए, डायरेक्ट गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब जब चलिएगा तो आपका V0 क्या होगा, 15 में से कितना घटा दीजिएगा, 6.25 सेंटीमीटर घटा दीजिएगा, तो हो गया 8.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, V0 हो गया। और F0 मालूम है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से U0 आप खुद निकाल लीजिएगा गुना भाग करके। देख लीजिए, 1 लाइन का सॉल्यूशन था। आपको लगा कि सर नहीं बताने वाले हैं, चलिए बता दिए, है ना। इसमें सॉल्यूशन और जल्दी निकल गया फट से। देखिए, क्वेश्चन जब समझ जाएंगे ना तो इसी तरह से कंपटीशन में बनेगा। आपको हम तो फिगर भी बना के आपको समझाए तब इतना देर लगा। क्वेश्चन अगर दिमाग में आ गया, समझ में आ गया, तो देखिए कितना जल्दी बनता है, 1 मिनट के अंदर। और नहीं समझ में आया तो लेके बैठे रहिए। चलिए 12 नंबर में आ जाते हैं सीधा फट से, है ना। देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है कहता है वो समझ लीजिए। पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25, ऐसे भी पर्सन का नियर पॉइंट 25 ही होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर से पहले हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर and eyepiece focal length 2.5 cm, can we bring an object placed at 9 mm from the object in sharp focus? What is the separation between the two lens? यानी कि आपको देखिए कहता है वही क्वेश्चन हम बोले थे ना, 12 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, आपको सब कुछ दिया है। अब की बार कह रहा है कि दोनों लेंस के बीच का दूरी बताइए। दोनों लेंस के बीच का दूरी निकालना है तो आपको पता चलिए दोनों लेंस के लिए स्टडी कर लीजिए। अलग से सेम ही क्वेश्चन है, एकदम 100% बोलिए तो सेम क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में कहता है एक ऑब्जेक्टिव लेंस ले लीजिए, यानी कि इसको ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए और इसको आई पीस लिख लीजिए। ऐसे बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। कहता है देखिए आपको दिया हुआ है सारा इंफॉर्मेशन और डाटा दिया हुआ है। F0 जो दिया हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर दिया है, 8 मिलीमीटर दिया है। आई पीस ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग यूनिट हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और आपका बात अब मानेंगे नहीं, हम 0.8 सेंटीमीटर ही लिखेंगे अब, ठीक है, क्योंकि यूनिट कन्वर्सन खुद कर लीजिए कि अब कितना लिखना था आपको। जो कहता है कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस। देखिए इससे जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है u0 यहाँ के लिए वो 9 mm दिया हुआ है, लेकिन हम 0.9 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि 9 mm नहीं लिखेंगे। अब इसके द्वारा आप v0 निकाल लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से, इसके द्वारा v0 निकाल लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से, इसके द्वारा आपको v0 निकल जाएगा। दो गो फार्मूला मालूम है, यहाँ से v0 निकल जाएगा। तो लिख लीजिए फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या लिखिएगा 1/v0 माइनस 1/u0 इक्वल टू 1/f0। तो v0 बराबर क्या लिखिएगा f0 u0 बाई f0 प्लस u0। देख लीजिए ध्यान से, तो f0 जो है आपका 0.8 है, ये 0.9 है ना, और 0.8 इंटू 0 सॉरी प्लस कितना 0.9 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, अब v0 जब निकालिएगा तो यहाँ होगा 9×8 = 72। ऐसे इसको रहने दीजिए, पहले इधर कर लीजिए 0.8 इंटू 0.9 9×8 = 17 1.7 हो गया ये। अब इसको गुना भाग कीजिएगा तो इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा v0, और ये हम निकाल दिए। फॉर आई पीस के लिए चलिए आप, फॉर आई पीस के लिए चलिए, आई पीस के लिए चलिए। जब आई पीस के लिए चलिए तो क्या कीजिए आप, देखिए ध्यान से क्या कहता है, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंस, दो लेंस के बीच का सेपरेशन क्या होगा, और कैलकुलेट मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। जबकि कहता है फाइनल इमेज, देखिए कहता है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस, कहता है कि शार्प फोकस कर रहा है कौन, आई पीस लेंस है जो शार्प फोकस बना रहा है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है शार्प फोकस, तो शार्प फोकस का मतलब कहां पर इमेज फाइनल बनेगा, ये आप लोग बताइए हमको। ये जो है फाइनल इमेज पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिलकर के कहां बना रहा है, 25 सेंटीमीटर पर कि इन्फिनिटी पर। शार्प फोकस में क्या लीजिएगा, सोच लीजिए, शार्प फोकस में आप क्या लीजिएगा, शार्प फोकस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या लीजिएगा, बोलिए जल्दी से। 25 सेंटीमीटर। कितना लीजिएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन बनाइए वहां से, देख लीजिए ध्यान से, है ना, और 25 सेंटीमीटर ही होगा शार्प फोकस के लिए। क्या होगा आपका 25 सेंटीमीटर ही होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो 25 सेंटीमीटर मालूम है आपको, तो यहाँ से एफ ई कितना हो गया, आप ही खुद बताइए। एफ ई जो हो गया 2.5 हो गया, और ये 25 इधर होगा इन्फिनिटी, तब भी ई जो होगा -25 होगा सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर है, अब यहाँ से आप यू ई नहीं निकाल सकते हैं क्या कैलकुलेशन करके। जब यू ई निकल जाएगा तो v0 और यू ई मिल करके आपका क्या बना देगा, बताइए जल्दी से। v0 और यू ई जो मिल करके है आपको क्या बना देगा, आपका लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बता देगा, और फिर आप वो भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्या मैग्निफिकेशन पावर भी। तो हमने कहा ना कि दोनों क्वेश्चन एक ही है ना, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। और किन्हीं को कोई कष्ट है इसमें तो बोलिए जल्दी से। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बताइए, हम बताने के लिए तैयार हैं। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब देखिए यहाँ पर बात समझिए। अगला क्वेश्चन जो है कितना नंबर है, 14 नंबर है। हाँ 14 नंबर, तो 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, हम बताने के लिए तैयार हैं तुरंत। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए एक बार, ठीक है। 14 नंबर जल्दी से एकदम फास्ट में।
देख लीजिए ध्यान से, इसको कैसे बनाना था वो हम बता दिए हैं आपको। बना दोनों चूक देख, हम बोले थे ना कि दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस आपको सोचने का फर्क है। तो 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, और तब तो फिर हम बता ही रहे हैं कि क्या है 14 नंबर क्वेश्चन आपका। जो देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए आपका जो है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए ध्यान से। अब टेलीस्कोप है, जेंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इफ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप पूछ रहा है क्या है। तो एक बात बताइए, मैग्निफिकेशन यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन हम पढ़ाए थे हर हाल में। आप लोग को क्या पिछले क्लास में बोले थे, जब पूछ नहीं दे कि कौन सा मैग्निफिकेशन लेना है तो क्या बोले थे, कौन सा मैग्निफिकेशन लेना है ये बताइए। ये बात हम डिस्कशन कर दिए थे जब हम टेलीस्कोप पढ़ाए थे। तो मैं टेलीस्कोप में 2 मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था, याद है नहीं याद है? एंगुलर एंगुलर मैग्निफिकेशन 2 आया था। लास्ट एक आया था फोफी 1 प्लस FO by FP एफ फोफी, वही हुआ FO by FP इनटू 1 प्लस D by FE, FE by D। एक आया था FO by FE। तो लास्ट केस लेंगे फोफी, इन्फिनिटी पर वाला लेंगे, FO by FE लेंगे। याद कर लीजिए, हम बात बता, इसीलिए हम बता दिए थे उस समय। तो आपको बताना मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप, यानी मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। स्कोप जो होगा मैग्निफिकेशन पावर होगा माइनस फोफी। ये क्या है, फोफी, फोफी याद हो गया है, यही होगा। तो माइनस, देखिए यहाँ पर देखिए 15 मीटर था, ये था 15 मीटर, तो 1500 सेंटीमीटर लिख दें, कोई टेंशन नहीं हुआ आप लोग को। और FE जो है आई पीस का जो है 1 सेंटीमीटर है, यानी 1500 गुना बड़ा इमेज बनाएगा कौन, ये आपका टेलीस्कोप। यही क्वेश्चन में करा था पहला पार्ट। माइनस 1500 होगा। पता है माइनस साइन क्यों यूज होता है वो हमको पता, गुना भाग हमको नहीं आता है, ठीक है। यहाँ मॉड में मैग्नीट्यूड केवल 1500 गुना हम बोले थे, ठीक है, उसका मतलब इन्वर्टेड इमेज होता है। ये सब कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बात समझिएगा अच्छी तरह से। बी पार्ट में कहता है इफ दिस टेलीस्कोप यूज टू व्यू मून। अब बताइए इस टेलीस्कोप से चांद को देखना है आपको, किसको देखना है, चांद को देखना है। कब, रात में, जब फुल मून रहे। तो what is the diameter of image of moon found by objective lens? The diameter of moon is इतना and radius of lunar orbit। ये कह रहा है कि इस टेलीस्कोप से चांद को देखना है। तो देखिए हम लोग पृथ्वी पर हैं भाई, कहाँ पर हैं, पृथ्वी पर हैं। तो पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहते हैं, यहाँ से टेलीस्कोप लगा रहे हैं। यहाँ से जब टेलीस्कोप लगाएंगे तो याद कीजिए चांद यहाँ होगा कहीं। तो चांद को जब क्वेश्चन में कहीं नहीं कुछ दिया रहे तो हम लोग चांद को कैसे बनाएंगे, सिमेट्रिकल बनाएंगे। मतलब क्वेश्चन में जब कुछ डाटा इंफॉर्मेशन नहीं हो, फिगर नहीं हो, तो आपको क्या करना है आप ही बताइए, ठीक है। आपको क्या करना है, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। आपको समझ लीजिए कि क्या करना है, आपको सही से समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो देखिए यहाँ पर अगर बात समझिएगा अच्छी तरह से तो देखिए क्या है, कहता है ये आपका क्या है, ऐसा है, देख लीजिए ध्यान से। और आप क्या कीजिए, चांद को यहाँ बना दीजिए ऐसे। मतलब चांद से जो लाइट आ रहा है ना पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ऐसे आ रहा है हॉरिजॉन्टल एकदम, ये पृथ्वी है यहाँ पर। और यहाँ से जो है आपका, यहाँ पर आप लगा दिए हैं क्या, टेलीस्कोप। अब चांद और पृथ्वी के रिस्पेक्ट में टेलीस्कोप तो मक्खी की मुड़ी इतना होगा, आप समझ सकते हैं, है ना। टेलीस्कोप यहाँ लगा दिए हैं। तो इस टेलीस्कोप से देखिएगा तो आपको ये एंगल दिखाई देगा ऐसे,
और ये एंगल ऐसे दिखाई देगा, ये एंगल देख लिए ध्यान से। टेलीस्कोप से देखिएगा तो मून जो है ना ऐसा ही दिखाई देगा आपको। अब मून का जो है आपका दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है मून के बारे में, मून के बारे में क्या दिया है क्वेश्चन में, उसको देखिए ध्यान से, है ना। मून के बारे में क्या दिया है उसको ध्यान से समझिए, है ना। मून के बारे में क्या दिया है उसको बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, आप क्या करना चाह रहे हैं जो, है ना। तो मून के बारे में दिया है आपका इसका डायमीटर ऑफ मून, तो डायमीटर ऑफ मून तो यही होगा, चांद का जो डायमीटर है, यानी डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका डायमीटर दिया 3.48 इंटू 10⁶ मीटर दिया हुआ है। और लूनर ऑर्बिट समझते हैं कि क्या होता है, लूनर ऑर्बिट मतलब पृथ्वी के वो चारों तरफ चक्कर मारता है, लूनर ऑर्बिट। तो चारों तरफ जब चक्कर मारता है तो वो रेडियस दिया है, यानी पृथ्वी से ये कितना दूरी पर मून है वो दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है आपका 3.8 इंटू 10⁶ सॉरी 3.8 इंटू 10⁸ मीटर दिया हुआ है। यहाँ से देख लिए ध्यान से, ऐसे इतना दूरी दिया हुआ है। तो कहता है साइज ऑफ आपका क्या, साइज ऑफ आपका जो है मतलब कि एंगुलर मैग्निफिकेशन में साइज ऑफ जो आपका है निकालने के लिए कह रहा है कि आपका मून का साइज क्या बनेगा, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। बनाना कैसे है आप लोग सोचिए। तो देखिए सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पर जो है आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन है, तो एंगल के टर्म में साइज पूछ रहा है ना, तो ये थीटा निकालिएगा, ये वाला एंगल मतलब कि अल्फा, यही निकालिएगा ना। तो tan अल्फा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आप समझ लीजिए, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, यानी कि आपका डायमीटर ऑफ मून 3.48 इंटू 10⁶ होगा, बाई 3.8 इंटू 10⁸ होगा, ये हो गया। अब बताइए मैग्निफिकेशन बार क्या होता है, tan बीटा बाई tan अल्फा, यानी tan बीटा निकालने के लिए कह रहा है। तो tan बीटा मतलब कि आपको tan बीटा निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज जो है, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा। तो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, tan बीटा बाई tan अल्फा था, याद कर लीजिए। अब tan बीटा इससे गुना कीजिएगा, मैग्निफिकेशन इधर आ गया था 1500, तो 1500 गुने इतना कीजिए, तो 1500 गुने इतना कीजिएगा तो 3.48 को रहने दीजिए और बाई 3.8 को रहने दीजिए, और इसको ऊपर ले जाइए तो 10⁻⁻2 बचेगा। अब ये दोनों जीरो भी ये खत्म हो गया, देख लीजिए ध्यान से। और जब ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा तब 3.4 है 3.8 है, यानी 15 से कम आएगा आंसर, आपको गुना भाग कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, 15 से कम आएगा आपका, 12-13 जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। और कोई कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि इसके बाद फिर 15 नंबर में हमको जाना है। इसका क्या कहाँ जाना है 15 नंबर में, जल्दी से देख लीजिए, इसको मिटाने वाले हैं। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग हम क्या करना चाह रहे हैं जो। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं आगे। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए तब तक 15 नंबर, 15 में एक बताएंगे, मात्र 4 क्वेश्चन में से एक बताएंगे, क्योंकि वो बोर्ड में कैसे लिखा जाता है उसका क्वेश्चन है, वो कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं है। बोर्ड में बात कैसे बनाया जाता है, तो चारों क्वेश्चन का बात एक ही जैसा बनाया जाता है, तो एक में हम लोग कैसे बात बनाएंगे उसको हम समझाते हैं, है ना। उसके बाद का बात का हम काम करेंगे, बोर्ड में कैसे बात बनाइएगा प्रूफ करना है। और आपको फॉर्मूला पता है कि आंसर यही होने वाला है, उसमें सबको सबका आंसर पता है ना। लेकिन अब उस आंसर को लिखेंगे कैसे वो समझना बहुत जरूरी है, किस प्रकार से उसको हम लोग हैंडल करेंगे वो समझना जरूरी है। बस यही बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए नंबर में, है ना, 15 का ए नंबर क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f,
फॉर कनकेव मिरर प्रोड्यूस ए रियल इमेज बियॉन्ड 2f। ये तो सब लोग जानते हैं, ऐसा थोड़ी कि आप नहीं जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। क्या कि अगर कोई कनकेव मिरर है, अगर कोई कनकेव मिरर है, मतलब समझा के हम लिख रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। अगर कोई कनकेव मिरर है, ये फोकस है, और ये r मतलब 2f है, बस इतना समझ लीजिए, r मतलब 2f है। अब कहता है इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, आपको पता है ना, इन्फिनिटी और कहाँ के बीच में, 2f के बीच में, मतलब इमेज इधर बनेगा। ये बात आपको पता है, पहले से पता है। अब कहता है इसको साबित करके दिखाइए। कैसे लैंग्वेज डिड्यूस, रिलेशन डिड्यूस करना है, कैसे लिखिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुस्कान कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो माइक ऑफ कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन में यही है, आपका क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसको हमको बात कैसे बनाना है, क्वेश्चन में वही कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को अगर आप कनकेव मिरर में f और 2f के बीच में रख दीजिएगा, f और 2f के बीच में, तो कहता है इमेज जो है बियॉन्ड 2f बनेगा। बियॉन्ड 2f मतलब 2f के बाद बनेगा। तो इसको डिड्यूस द रिलेशन, क्या करना है, रिलेशन खोज के निकालना है। क्या करना है, रिलेशन खोज के बताना है कि क्या है। तो रिलेशन कैसे निकालिएगा, आप हमको यही नहीं पता चल रहा है। तो देखिए पहले फिगर बना दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये वाला, टीचर को पता चल गया कि आपको पता है पहले से आंसर, ऐसे भी सबको पता है, क्वेश्चन ही में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को हम लोग u मानते हैं। बात समझ लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या मानते हैं हम लोग, u से डिनोट करते हैं। और क्वेश्चन में दिया है कि u जो है f और 2f के बीच में है। तो देख लीजिए ऐसे लिखिएगा, f और 2f के बीच में है, तो यहाँ साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है आपको। किसके साथ लिखना है, साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है, यानी कि 2f और f के बीच में है। माइनस f, तो यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस f बड़ा होगा माइनस 2f से, देखिए ध्यान से मैग्नीट्यूड में। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करना है कि v बराबर जो होगा इन्फिनिटी और इसके बीच होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा लिख दीजिएगा, और स्टेप फर्स्ट लिखिएगा, फिर स्टेप पहला बात बनाना है। बात बनाने के लिए सीखिए, u बराबर ऐसा होगा, मतलब इसके बीच है, ऐसे ऐसे कर दिए आप, तो u बराबर लिख लीजिए कि माइनस f होगा। मान लेते हैं u बराबर माइनस f है, तो बाई मिरर फॉर्मूला लिखिएगा, बाई मिरर फॉर्मूला लिखिएगा। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए ध्यान से, 1/v बराबर होगा 1/f माइनस 1/u। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, आपका क्या होगा, मतलब कि इमेज डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आपको पता है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो 1/-f हो जाएगा। ये माइनस u के बदले लेना है माइनस f, ऐसे तो ये प्लस हो गया। तो अब आप ही सोचिए कि 1/v बराबर हो जाएगा 1/ यानी 0 हो जाएगा सीधा, प्लस 1/f और माइनस 1/f करके 0, तो v बराबर जो लिखिएगा वो हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी आ गया। एक सिचुएशन आ गया। अब फिर से लिखिएगा स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में बात बनाइए, क्या बनाइए, बात बनाइए, है ना। u बराबर लिखिएगा -2f है, क्या है u बराबर आपका -2f है। तो आप लिखिएगा फिर से बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या लिखिएगा 1/v प्लस 1/u और 1/f। तो 1/v बराबर लिखिएगा 1/f माइनस 1/u, तो 1/f है माइनस में, ये माइनस और u का वैल्यू -2f है, तो 1/v बराबर लिखिएगा तो क्या आएगा, देख लिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यू माइनस रह गया, एलसीएम तो 2f होगा, ये -1 और प्लस सॉरी -2 और +1 आ गया, देख लीजिए ध्यान से। तो आ गया -1/2f आ गया, इसलिए v बराबर आ गया -2f आ गया। जितना u है उतना ही f है, तो डेट इज लिख सकते हैं या नाउ करके लिख सकते हैं। अब क्या v क्या आया है, v जो आया है आपका, देख लीजिए ध्यान से, v जो आया है -2f एक आया है और इसमें आया है एक इन्फिनिटी। मतलब आप समझ लीजिए
ये माइनस इन्फिनिटी है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी जो है और 2f के बीच में बनेगा इमेज, यानी आप कह सकते हैं दैट इज इमेज मस्ट फॉर्म बियॉन्ड द 2f, लिख सकते हैं इतना। और यही बात बनाइएगा तब बोर्ड में 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, नहीं बात बनाइएगा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए था। इसी तरह से 4 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है ABCD, और चारों में आप लोग इसी तरह से बहाना बना लीजिएगा सोच कर। तो माइनस इन्फिनिटी कैसे हुआ? अच्छा, इन्फिनिटी एक्चुअली क्या होता है ना कि इधर आप ऑब्जेक्ट सिस्टम की तरफ नहीं इन्फिनिटी है, ये एक दिखे याद कीजिए, आपका जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज इन्फिनिटी पर बना, उसके उल्टा नहीं बनता इमेज कनकेव मिरर में, इसीलिए तो पहले बताए थे, ठीक है, इसीलिए उसको पहले बताए थे। और अगर इन्फिनिटी लिखते भी हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ पूछना है तब बोलिए, इसका बाद नहीं तो 70 नंबर प्रॉब्लम में चलेंगे, देख लीजिए ध्यान से। तो आगे बढ़ते हैं, बात को समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए बात, खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस सब क्वेश्चन पर। थ्योरी में यही क्वेश्चन पूछेगा, लगेगा थ्योरी का क्वेश्चन है, पता चला कि इसको बहाना बनाना है कितना लंबा, वो देख लीजिए। और ये डायरेक्ट मत लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रहेगा तो इमेज हर हाल में कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द, इतना लिख दिए तो 1 नंबर न मिलेगा, बस समझ लीजिए 0 मिल जाएगा सीधा सीधा आपको। तो चारों क्वेश्चन में इसी तरह से दिमाग लगाना है, बस इतना सोच लिए। अब आते हैं 17 नंबर प्रॉब्लम पर। 17 नंबर प्रॉब्लम क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं, 17 नंबर प्रॉब्लम को। देखिए 17 नंबर प्रॉब्लम भी हम बतला चुके हैं, जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, असाइनमेंट में बतलाए हैं 17 नंबर प्रॉब्लम, है ना। इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ था। कहता है ए नंबर में एक फिगर दिया हुआ है ना, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या किया है, ऐसा फिगर दिया हुआ है ना, ऐसे एक फिगर दिया हुआ है। कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.68 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, बस इतना याद कर लीजिए। कहते हैं उसके ऊपर एक मटेरियल का लेप चढ़ा दिए हैं, एक लेप चढ़ा दिए हैं मटेरियल का, मतलब लेयरिंग कर दिए हैं। लेयरिंग मतलब होता है लेप चढ़ाना। इसको जब लेयरिंग कर दिए हैं, लेप चढ़ा दिए हैं, तो कहता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.44 है। कितना है, 1.44 है। व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल फॉर इंसिडेंट रे एक्सिस ऑफ द पाइप फॉर विच टोटल रिफ्लेक्शन इनसाइड पाइप टेक्स प्लेस एज शोन इन द फिगर। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। देखिए 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस इतना समझ लीजिए ध्यान से हम जो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, यहाँ से एक लाइट रे को इंसिडेंट करा, मतलब ऐसे है ये, देख लीजिए ध्यान से। और मैं थोड़ा रेड कलर का यूज कर देता हूँ कि आपको अच्छा से पता चले, है ना। यहाँ से एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया है, बात समझ लिए, यहाँ से लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया है और उसका इंसिडेंट एंगल आई है, क्या है आई। अब रे ऑफ लाइट इसी तरफ जाएगा, देखिए इधर एयर है, इधर हवा है, इधर आपका एक मटेरियल है, तो बताइए इसका नॉर्मल तो यही हुआ, नॉर्मल तो ये हुआ, तो रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ये बताइए जल्दी से। अब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि जो टकराना चाहिए था यहाँ पर, तो ये इधर बेंड कर जाएगा, मतलब ये इधर ऐसे बेंड करेगा, इधर तो थोड़ा बेंड करेगा, हर हाल में आपको पता चल गया होगा। और कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर जो रे को है TIR हो रहा है, क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, हर हाल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। जबकि यहाँ का एंगल को I माना गया है, यहाँ को एंगल को स्मॉल r माना गया है वहां पर, और यहाँ को एंगल को, है ना। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है,
और पहले भी बोल चुके हैं कि क्वेश्चन बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा था कि इधर हवा है और इस हवा से एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इतना दिया हुआ है, उस पर एक इंसिडेंट करवाए हैं, उसके बाहर एक लेयरिंग कर दिए हैं। लेयरिंग कर दिए हैं तो यहाँ TIR हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कर रहा है। लेकिन TIR का कंडीशन पता है, रे किधर से किधर जाता है तो TIR होता है, डेंसर से रेयर कि रेयर से डेंसर? डेंसर से रेयर। डेंसर से रहेगा। तो डेंसर से रेयर जाता है तब TIR होता है। तो याद कीजिए, इसीलिए ये डेंसर मीडियम है और लेयरिंग जो है रेयर मीडियम का है। देख लीजिए ऊपर सब लिखे हुए थे, उसके बाद हो गलती आप लोग सोचते हैं। आया समझ में? डेंसर से रेयर जाता है तभी TIR होता है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ। तो यहाँ पर वो एंगल I1 दिया हुआ है, I डैश ऊपर दिया, लेकिन हम I1 मान लेते हैं, वो लिखने में बड़ा टेंशन होता है I डैश को, है ना। तो हम इधर भी ये क्या होगा, I1 ही होगा, याद कर लीजिए ध्यान से, है ना। अब कहता है इसका रेंज ऑफ एंगल बताइए, इंसिडेंट का रेंज ऑफ एंगल बताइए कि TIR करते रह जाए। वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए TIR यहाँ होने के लिए इसको P पॉइंट मानिए, इसको P पॉइंट मान लीजिए, इसको P पॉइंट मान लीजिए, इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। एट पॉइंट P पर TIR करवाना है। और TIR के लिए आपको क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल जो होना चाहिए हर हाल में, यानी I1 जो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। याद करिए तभी TIR होगा, यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका, देख लीजिए ध्यान से, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए कम से कम TIR। तो देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, यहाँ पर क्या होना चाहिए TIR का मतलब, यहाँ से क्या किस कर सकते हैं आप ये सोचिए, पहले कंडीशन सोचिए। यहाँ से आप I1 का जो वैल्यू लिख सकते हैं ना, वो किसके किसके बीच लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि C के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा ऐसे, और किससे छोटा होगा ये आप बताइए, 90 डिग्री से, क्योंकि इंसिडेंट एंगल कभी 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। 90 डिग्री मतलब ऐसे जाएगा, पैरेलल जाएगा, तो पैरेलल जाएगा तो मैक्सिमम ये होगा, यानी ये कंडीशन हो गया TIR के लिए। तो TIR के लिए यहाँ पर क्या लिखाइएगा, बाय स्नेल्स लॉ लगाइएगा। क्या लगाइएगा, स्नेल्स लॉ लगाइएगा, कि एकदम सिंपल और फॉर्मूला μ1 sin I, तो μ1 sin C कीजिएगा, I इक्वल टू μ2 sin R कीजिएगा, sin R 90 डिग्री होगा। TIR के लिए आप ही बताइए, ये कम से कम 90 डिग्री पर होगा, ये जो कंडीशन था वो कंडीशन से चल रहे हैं। तो μ1 sin C बराबर जो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा μ2 1.44 डिवाइडेड बाई 1.68। देखिए बिना कैलकुलेटर का क्वेश्चन हम बना नहीं सकते अब यहाँ पर, क्योंकि कोई उपाय नहीं है कि यहाँ पर मैं इसका वैल्यू आपको बतला दूं कि कितना आएगा। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, अगर आप लोग के पास मंत्र है तो कैलकुलेटर यूज करके हमको C का वैल्यू बताइए। ऐसे हम आंसर रट्टा मारे हुए हैं, उसका टेंशन आप मत लीजिए। 31 डिग्री आता है, देख लीजिए यहां से C जो आएगा 31 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 31 डिग्री आएगा आपका। आप लोग अगर कैलकुलेटर आप लोग के पास है तो यूज करके हमको बता दीजिए कि 31 आता है कि नहीं। देख लीजिए ध्यान से, 31 आ गया। साइन इनवर्स 1.44 बाई 1.8 कीजिएगा तो यही आ जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, हम क्या कह रहे हैं जो अच्छी तरह से समझिएगा यहाँ पर, तब काम बनेगा। काम क्या बनेगा, अगर आपका ये 31 डिग्री है तो अब इस ट्रायंगल चलिए, इन ट्रायंगल AOP में चलिए, इन ट्रायंगल AOP में चलिए। अभी तक एंगल नहीं निकला आप लोग से, है ना। इन ट्रायंगल AOP में चलिए तो आप लिखिएगा R प्लस 90 प्लस I1 इक्वल टू 180 डिग्री। देख लीजिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में जब चलिएगा तो आपका ये एंगल और ये 90 डिग्री का सम 180 के बराबर होगा। हमको R निकालना है, ये बात पता है आपको, तो 90 माइनस I1 होगा।
अब देखिए I1 का रेंज कितना होगा। I1 का रेंज है 31 से लेकर के 90 के बीच में। देख लीजिए ध्यान से, I1 का रेंज हो गया 31 से लेकर 90 के बीच में। तो ये वो 31 ले लेते हैं। एक बार यहाँ पर अब इसमें क्या कीजिएगा, एट पॉइंट कहां पर स्टडी कीजिएगा, एट पॉइंट कहां पर, ए पर, एट पॉइंट ए पर स्टडी कीजिए। फर्स्ट टाइम यानी पहला बार जो एंगल होगा, मतलब आपको आर का जो वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू वो कितना आएगा, इसमें 31 घटाइएगा तो कितना आएगा, 59 आ जाएगा। और ये मतलब कि आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या होगा, 31 घटाइएगा तब 59 होगा। और ये 90 अगर यहाँ रखिएगा, I1 का वैल्यू एक 90 भी होगा। देखिए I1 का वैल्यू C के बराबर होगा, आने की C के बराबर आने की 31, तो 31 घटाइएगा तो आपका 59 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। तो अब यहाँ पर फिर 90 अगर उसमें घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 से बड़ा होगा 59 के बराबर होगा, इस तरह से। अब स्नेल्स लॉ लगाइए फिर से, कहां पर, एट पॉइंट ए पर। तो बाई स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो ये हवा से जा रहा था, म्यू एयर साइन आई इक्वल टू म्यू कौन, ये मीडियम वाला, आई इंटू साइन आर। तो साइन आई बराबर लिखिएगा आप, म्यू एयर तो 1 होता है, म्यू गुने साइन आर, तो म्यू कितना है 1.68 है, इंटू साइन आर, तो साइन कितना 59 डिग्री। यहां से आप साइन 59 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो देखिए साइन 60 का वैल्यू जो होता है 0.86 होता है, याद कर लीजिए, साइन 60 का वैल्यू 0.86 होता है। तो 86 से कम 85 ले लीजिए या 0.8 ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ से फिर से आई निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से जो भी आएगा यहाँ से आई एक निकलेगा आपको, और दूसरा आई तो हम बता देते हैं ऑल्सो। एक बार और क्या होगा, साइन आई बराबर लिखिएगा तो एक बार और जो होगा आपका यहाँ पर, ये आप पुट कीजिएगा 0 डिग्री, ये 0 पुट कीजिएगा तो ये होगा पूरा 0, यानी यहाँ पर होगा 1.68 इंटू साइन 0 डिग्री, क्योंकि रेंज देखिए 0 से इतना के बीच में था तो साइन 0 हो गया। यानी आई का जो रेंज होगा क्या होगा वो समझ लीजिए, 0 से बड़ा होगा और यहाँ जो वैल्यू आएगा उसके बीच का होगा। यहाँ जो वैल्यू आएगा वो लगभग वही 59 ही आ जाता है, फिर से देख लीजिएगा रेंज वही आ जाता है। तो बात समझिए कि आखिर क्या है। कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा बिना कैलकुलेटर का नहीं हो सकता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू अच्छे से सेट नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बी पार्ट में जो है ना, वो कहता है कि ऊपर का लेयरिंग हटा दीजिए और यहाँ एयर कर दीजिए, तो एयर कर दिया तो इसका वैल्यू 1 होगा। जहां पर 1.44 यूज किए हैं वहां पर सिर्फ 1 यूज कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी सेम क्वेश्चन हो गया, दोनों क्या हो गया आपका, सेम क्वेश्चन हो गया, कोई अंतर नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, क्योंकि मीटिंग एंड करने जा रहे हैं, अब क्लास खत्म। 28 आ रहा था। 28 आ रहा है, तो 28 से लेकर के 0 से 28 के बीच का होगा आंसर। देख लीजिए पीछे ऐसे 29 आता है, शायद हमको याद है उस तरह से कुछ कुछ वैल्यू, ठीक है, बुक में आंसर होगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं अब। चलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, तो मीटिंग को एंड करते हैं। आज का दिन आप लोग के लिए बहुत शुभ हो, है ना, दिन भर पढ़ते रहिए। कितना पढ़ना है, दिन भर पढ़ते रहना है, बस